हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक फिनिश करेंगे। आज इसको हम लोग फिनिश करेंगे, समाप्त करेंगे। इस चैप्टर में अब हमारे पास सिर्फ ये 3 टॉपिक्स रह गए हैं। आज इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। पहला सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें नायलॉन और पॉलिएस्टर के बारे में जानेंगे हम लोग। फिर है वाई आर कॉटन क्लोथ्स रफ एज कंपेयर टू सिल्क, रेयन और पॉलिएस्टर। सूती कपड़े, कॉटन के जो कपड़े यानी कि सूती कपड़े जो हैं सिल्क, रेयन और पॉलिएस्टर की तुलना में रफ क्यों होते हैं। एंड लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स, क्लोथिंग मटेरियल्स का डेवलपमेंट, उसका विकास। Synthetic fibers are made from various types of chemical including acids and petroleum. Synthetic fibers जो होते हैं कई तरह के केमिकल से मिला करके बनाए जाते हैं। उन केमिकल्स में कई तरह के एसिड्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी शामिल होते हैं। और सब्सटेंस called cellulose obtained from plants is mixed with these chemicals to make nylon and rayon clothes. एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है सेलुलोज। इस सेलुलोज को प्लांट से, पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है और फिर उस सेलुलोज को इन केमिकल्स के साथ मिक्स किया जाता है, जिन केमिकल्स में कई तरह के एसिड्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शामिल हैं। तो उन केमिकल्स के साथ सेलुलोज को, जो कि प्लांट से पाया जाता है, तो उन सेलुलोज को इन केमिकल्स के साथ मिक्स करके सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि नायलॉन है, रेयन है। टुडे most widely used synthetic fibers are polyester and nylon। और सबसे ज़्यादा जिस सिंथेटिक फाइबर बोले तो आर्टिफिशियल फाइबर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो आज सबसे ज़्यादा जिन सिंथेटिक फाइबर्स का, आर्टिफिशियल फाइबर्स का, मैन मेड फाइबर्स का यूज हो रहा है वो हैं पॉलिएस्टर एंड नायलॉन। Nylon, it is a stronger yet weighs less than any other commonly used fiber। आमतौर पर जितने भी फाइबर इस्तेमाल होते हैं उन सभी की तुलना में ये हल्का होता है। नायलॉन कम वेट वाला होता है लेकिन मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, उन सभी से मजबूत होता है। यानी कि बाकी जितने भी तरह के फाइबर्स हैं उन फाइबर से वेट में तो ये कम होता है, लाइट वेट का होता है, हल्का होता है, लेकिन स्ट्रेंथ में उनसे स्ट्रॉन्गर होता है, उनसे ये ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा टिकाऊ होता है। इट इज इलास्टिक एंड रेसिलिएंट एंड रेस्पॉन्सिव टू हीट सेटिंग। ये इलास्टिक होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। जैसे रबड़ के अंदर आप खींचते हैं, फैलाते हैं, छोड़ते हैं, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। ठीक उसी तरह की इलास्टिसिटी नायलॉन में भी होती है। ये रेजिलिएंट होते हैं, कई तरह की चीज़ों को, ये डैमेजेस को रेसिस्ट कर लेते हैं और साथ साथ ये रेस्पॉन्सिव टू हीट सेटिंग होते हैं, हीट सेटिंग के प्रति रेस्पॉन्स देते हैं, है ना। तो रेस्पॉन्सिव टू हीट सेटिंग होते हैं। नायलॉन फाइबर्स आर स्मूथ, नॉन एब्जॉर्बेंट एंड ड्राई क्विकली। नायलॉन जो फाइबर्स होते हैं स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं, है ना, स्मूथ, नॉन एब्जॉर्बेंट होते हैं, यानी कि पानी हो, तेल हो, किसी भी चीज़ को ये नहीं सोखते, या अगर सोखते भी हैं तो वेरी वेरी लेस क्वांटिटी में, लिटिल क्वांटिटी में, यूँ हम कह सकते हैं कि ये न के बराबर एब्जॉर्ब करते हैं। तो नॉन एब्जॉर्बेंट हो गई है एंड ड्राई क्विकली,
और जो भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब किया पानी वगैरह बहुत लेस, तो उसको तो इवापोरेट होने में बहुत कम टाइम लगेगा। लो टेम्परेचर पर ही वो सारे इवापोरेट हो जाएंगे, इसलिए ये बहुत जल्दी ड्राई भी होता है, बहुत जल्दी सूखता भी है। यानी कि नायलॉन के जो गीले कपड़े हैं, जो भी सामान है, वो बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। नायलॉन मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर। इसका मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये मेल्ट होता है, पिघलता है, वो टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस मिनिमम टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, वो कम से कम तापमान होता है, जिस मिनिमम टेम्परेचर, जिस कम से कम तापमान पर वो सब्सटेंस अपने सॉलिड स्टेट से, अपने ठोस अवस्था से अपने लिक्विड स्टेट में, यानी कि द्रवावस्था में कन्वर्ट होना शुरू होता है। या ठेठ भाषा में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट होने लगता है, यानी कि पिघलने लगता है। तो नायलॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, यानी कि इसको मेल्ट होने के लिए, इसको पिघलने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है। इफ आयरनिंग इज नेसेसरी ऑलवेज यूज अ लो टेम्परेचर ऑन द रॉन्ग साइड। अगर आपके पास नायलॉन के कपड़े हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर आयरन करने की ज़रूरत है, तो लो टेम्परेचर, अपने आयरन पे जो टेम्परेचर सेटिंग होता है उसको लो टेम्परेचर पर आप सेट करें, और लो टेम्परेचर पर सेट करके रॉन्ग साइड से उसको आयरन करना है। यानी कि ये जो शर्ट हम पहने, मान लीजिए ये नायलॉन का है ना, तो हमको इधर से आयरन नहीं करके क्या करना है, इसको खोल के उलट करके, उल्टा करके उधर साइड से आयरनिंग करनी होती है, सीधा इधर से नहीं। ये जो सरफेस हमारे ऊपर है, इधर से आयरन नहीं चलाना है। आयरन किधर से चलाना है, इसको पलट करके बैक साइड से उल्टा करके, तब वो भी लो टेम्परेचर सेटिंग करके। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब है पॉलिएस्टर। इट इज ए स्ट्रॉन्ग फाइबर दैट इज रेसिस्टेंट टू क्रीज एंड दस कीप्स इट शेप। ये एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, एक मजबूत रेशा होता है पॉलिएस्टर का, और ये क्रीज रेसिस्टेंट होता है। यानी कि एक बार पॉलिएस्टर के कपड़े पर ढंग से आयरन कर दिया आपने, क्रीज सेट कर दिया, तो वो क्रीज जल्दी खराब नहीं होता है। वो क्रीज मान के चलिए कि परमानेंटली सेट हो गया है उस कपड़े के ऊपर। इसलिए इस तरह का जो कपड़ा है वो हमेशा अपना जो शेप है वो बरकरार रखता है। इट मेल्ट्स एट मीडियम टू हाई टेम्परेचर, और ये मीडियम से हाई टेम्परेचर के बीच में मेल्ट हो जाता है। यानी कि नायलॉन की तुलना में इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये जल्दी पिघल जाता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन मेनी वेज इंक्लूडिंग फाइबर फिल यूज्ड इन पिलोज एंड अपहोल्स्ट्री। ये कई तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, जिसमें फाइबर फिल भी होता है, जिसका इस्तेमाल होता है पिलो बनाने में, तकिया बनाने में। यानी कि जैसे हम लोग तकिया बनाते हैं और तकिया के अंदर रुई भरते हैं ना, रुई, तो उस रुई की जगह इसके पॉलिएस्टर को भी भर सकते हैं, है ना। तो जो चीज़ उस तकिया के अंदर भरने के लिए तैयार किया जाता है पॉलिएस्टर का, उसको कहते हैं फाइबर फिल। तो तकिया में भी भरने के लिए इसको तैयार किया जाता है। अपहोल्स्ट्री भी बनाई जाती है इससे। अपहोल्स्ट्री कहते हैं जिसकी मदद से सीट या फिर और भी कई डेकोरेटिव जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उनको अपहोल्स्ट्री कहते हैं। वो भी कपड़ा टाइप की चीज़ों से ही तैयार होती है, तो उसको भी तैयार करने में पॉलिएस्टर का इस्तेमाल होता है। थ्रेड्स स्पन फ्रॉम पॉलिएस्टर फाइबर्स आर ए स्ट्रॉन्ग, और पॉलिएस्टर फाइबर से जो थ्रेड्स बनाए जाते हैं, जो धागे बनाए जाते हैं, वो बहुत
मजबूत होते हैं। वी आर एक्सेप्शनली वेल एंड आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन होम सेविंग एंड मैन्युफैक्चर्ड सेविंग। और उस धागे का इस्तेमाल होता है घरों में सिलाई के लिए, या फिर रेडीमेड गारमेंट्स जहाँ पर बनते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, वहाँ भी सिलाई वाले धागे के रूप में पॉलिएस्टर के धागे का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, वाई आर कॉटन क्लोथ्स रफ एज कंपेयर टू सिल्क, रेयन और पॉलिएस्टर। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो सिल्क, रेयन और पॉलिएस्टर की तुलना में रफ क्यों होते हैं? क्लोथ्स आर वुवन फ्रॉम थ्रेड्स एंड द थ्रेड्स आर स्पन फ्रॉम द नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल या सिंथेटिक फाइबर्स की मदद से थ्रेड्स तैयार किए जाते हैं। तो नेचुरल फाइबर की मदद से जो थ्रेड्स तैयार किए गए वो नेचुरल थ्रेड्स हो गए, और सिंथेटिक फाइबर्स की मदद से जो थ्रेड्स तैयार किए गए वो सिंथेटिक थ्रेड्स हो गए। और फिर इन थ्रेड्स की मदद से कपड़े बुने जाते हैं। तो नेचुरल फाइबर की मदद से जो कपड़े थ्रेड बनाए गए और नेचुरल थ्रेड की मदद से जो कपड़े बुने गए वो नेचुरल क्लोथ्स हो गए। और आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक यानी कि मैन मेड फाइबर से जो थ्रेड बनाए गए वो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या मैन मेड थ्रेड्स हो गए। और वो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या मैन मेड थ्रेड से जो कपड़े तैयार किए जाएंगे वो सिंथेटिक, आर्टिफिशियल या मैन मेड क्लोथ्स हो गए। The fibers of cotton and wool have many folds and uneven surface. जो कॉटन या वूल के जो फाइबर्स होते हैं उनमें कई सारे फोल्ड्स होते हैं, कई सारे मोड़ होते हैं, और उनके जो सरफेसेस होते हैं वो अनइवन होते हैं, इवन सरफेसेस नहीं होते हैं। इट इज द presence of these folds and uneven surface on the fibers which makes them rough। और ये उनके फाइबर्स में जो अनइवन सरफेसेस हैं, जो फोल्ड्स हैं, उसके वजह से जो कॉटन फाइबर्स हैं वो रफ हो गए, और कॉटन फाइबर्स से जो कॉटन थ्रेड्स बनाए गए वो रफ हो गए, और फिर कॉटन थ्रेड्स से जो कपड़े बनाए गए वो भी रफ हो गए। इसीलिए कॉटन क्लोथ्स रफ होते हैं। इन केस ऑफ सिल्क द फोल्ड्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंड द सरफेस ऑफ फाइबर इज नॉट अनइवन। और जब बात हम सिल्क की करते हैं तो उसमें जो फोल्ड्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं, और सरफेसेस अनइवन नहीं होते हैं, इवन सरफेसेस होते हैं, जिसकी वजह से सिल्क के फाइबर से सिल्क के जो फाइबर्स हो गए वो हो गए स्मूथ, रफ नहीं हुए, स्मूथ हो गए। और फिर सिल्क के फाइबर से जो सिल्क के थ्रेड्स तैयार किए गए वो भी स्मूथ हो गए, रफ नहीं रहे। और फिर उन थ्रेड्स से जो कपड़े बनाए गए वो भी स्मूथ हो जाएंगे, वो भी रफ नहीं रहेंगे। Thus the silk is soft to touch। और यही कारण है कि सिल्क जो है टच में, छूने में बहुत स्मूथ होता है, मुलायम होता है। इन केस ऑफ रेयन और पॉलिएस्टर देयर आर नो फोल्ड्स एंड सरफेस ऑफ द फाइबर इज स्मूथ। और जब हम बात करते हैं रेयन और पॉलिएस्टर की तो उनके फाइबर्स में बिल्कुल भी फोल्ड्स नहीं होते हैं, यानी कि उनका सरफेस टोटली इवन होता है, अनइवन तो बिल्कुल भी होता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो फाइबर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा, और उस फाइबर से जो थ्रेड तैयार होगा वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, और उस थ्रेड से जो क्लोथ्स तैयार होंगे वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगे। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि रेयन और पॉलिएस्टर बहुत ज़्यादा स्मूथ फाइबर्स, बहुत ज़्यादा स्मूथ थ्रेड्स, तो जाहिर सी बात है इनसे बने हुए कपड़े भी बहुत ज़्यादा स्मूथ। उसकी तुलना में थोड़ा सा कम, लेकिन ये भी स्मूथ फाइबर, स्मूथ थ्रेड, तो कपड़े भी स्मूथ सिल्क के। और जो कॉटन है उसके फाइबर्स रफ, तो उसके थ्रेड्स भी रफ, और फिर उससे बने हुए कपड़े भी रफ। Thus they are soft to touch। यही कारण है
कि जो रेयॉन और पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं वो टच में स्मूथ होते हैं। जूट फाइबर हैज अ हाईली अनइवन सरफेस एंड हेंस जूट प्रोडक्ट्स आर वेरी रफ। और सबसे ज़्यादा जो आपको फोल्ड्स नज़र आएंगे वो जूट के फाइबर्स में फोल्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से जूट के जो फाइबर्स होते हैं सबसे ज़्यादा अनइवन होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा रफ होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जूट फाइबर से जो बने हुए थ्रेड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अनइवन, बहुत ज़्यादा रफ होंगे, और फिर उनसे जो भी कपड़े या जो भी सामान बनाए जाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा रफ होंगे। इसीलिए जूट के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कपड़े हों या जो भी अन्य चीज़ें हों, वो बहुत ज़्यादा रफ होते हैं। द कोकोनट फाइबर्स आर वेरी हार्ड एंड हाईली अनइवन। और वही कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं, नारियल के जो फाइबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अनइवन होते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा रफ होते हैं। दे कैन नॉट बी स्पन टू अ वेरी हाई डिग्री। और यही कारण है कि उनको हाई डिग्री में स्पन भी नहीं कर सकते। दस द यार्न फ्रॉम कोकोनट फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स, फुट मैट्स एंड रोप्स। और यही कारण है कि जो कोकोनट के फाइबर्स होते हैं उनसे पहनने वाले कपड़े तो कभी नहीं बनाए जाते। उनका इस्तेमाल किस लिए होता है? रफ वर्क में जो काम आती हैं चीज़ें, उनको बनाने में ही कोकोनट के फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कारपेट्स हो गए, दरियाँ हो गई, फुट मैट्स हो गए, पैर पोंछने वाले जो मैट होते हैं वो हो गए, एंड रोप्स, रस्सियाँ होंगी, नारियल की रस्सी आपने देखी होगी। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। क्लोथिंग मटेरियल्स का डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल रॉ मटेरियल्स, द क्लोथिंग मटेरियल्स वर डेवलप्ड इन 3 phases। अवेलेबल रॉ मटेरियल्स के टर्म में अगर हम बात करें तो क्लोथिंग मटेरियल्स को 3 फेज में, 3 phases में डेवलप किया गया। इन द फर्स्ट फेज द क्लॉथ वाज मेड फ्रॉम द कॉटन, फ्लैक्स एंड द इनर फाइबर्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज। फर्स्ट फेज में जो कपड़े तैयार किए गए थे वो कॉटन से तैयार किए गए, फ्लैक्स से तैयार किए गए, और बार्क ऑफ ट्री जो होता है, बार्क का अर्थ होता है छाल, है ना। तो जो पेड़ के छाल होते हैं उनके इनर लेयर में जो फाइबर्स होते हैं उनकी मदद से कपड़े तैयार किए गए। यानी कि कॉटन, फ्लैक्स और बार्क ऑफ ट्री के इनर लेयर में जो फाइबर्स हैं उनसे कपड़े तैयार किए गए। वो था क्लोथिंग का फर्स्ट फेज, वहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुई। In the second phase, the animal fibers such as wool and silk were used. Silk was introduced to the world by China. और जब सेकंड फेज की बारी आई तो सेकंड फेज में एनिमल फाइबर का इस्तेमाल हुआ, यानी कि वूल एंड सिल्क। वूल आपको पता है, भेड़, बकरियां, अंगोरा गोट एक बकरी है एक वैरायटी की, और याक, ऐसे एनिमल्स के जो हेयर्स होते हैं, उनके जो बाल होते हैं, उनके बाल से ये ऊन तैयार किया जाता है, ऊल तैयार किया जाता है। तो वो भी एनिमल फाइबर हो गया। सिल्क, सिल्क वर्म, रेशम का जो कीड़ा होता है जिसको जनरली शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, उन कीड़ों से जो रेशा प्राप्त होता है वो होता है सिल्क। यानी कि सिल्क का जो फाइबर है वह भी एनिमल फाइबर हो गया। तो वूल एंड सिल्क ये एनिमल फाइबर हो गया। सेकेंड फेज में इन एनिमल फाइबर से ही कपड़े तैयार किए गए, और पूरी दुनिया में सिल्क को लेकर के जो आया, जो लॉन्च किया, वो था चाइना। इन द थर्ड फेज द मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स सच एज नाइलॉन, रेयॉन एंड पॉलिएस्टर वर यूज्ड। और जब थर्ड फेज आया तो यहाँ पर अब हम लोग टोटली आर्टिफिशियल फाइबर के युग में आ गए, मैनमेड फाइबर के युग में आ गए, जिसको कि सिंथेटिक फाइबर्स भी कहा जाता है। उस युग में हम लोग आ गए, जैसे कि नाइलॉन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है, इस युग में हम लोग आ गए। These days the synthetic fibers are blended with natural fibers
टू मेक मोर ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल फैब्रिक्स फॉर क्लोथिंग। और आजकल के युग में, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, इस युग में अब क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल फाइबर को नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड किया जा रहा है, यानी कि मिक्स किया जा रहा है। नेचुरल फाइबर्स में जैसे कि आपको कॉटन है, जूट है, वूल है, सिल्क है और फ्लैक्स है, ये सारे नेचुरल फाइबर्स हो गए। आर्टिफिशियल या मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आ गए नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है, ये सब आ गए। अब क्या किया जा रहा है कि इन आर्टिफिशियल फाइबर्स को, इनकी सिंथेटिक फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स के साथ ब्लेंड किया जा रहा है, यानी कि मिक्स किया जा रहा है, ताकि दोनों के जो गुण हैं, दोनों के जो प्रॉपर्टीज हैं, वो कपड़ों में हम प्राप्त कर सकें। आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है, नेचुरल मैन मेड जो फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी हमने देखी कि वो क्या है। एक तो वो स्मूथ है, रफनेस नहीं है, एक प्रॉपर्टी उनके अंदर हमने देखी। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने देखी सिंथेटिक फाइबर्स में, वो है कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा टिकाऊ है। तीसरी जो प्रॉपर्टी देखी वो ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है। चौथी प्रॉपर्टी देखी वो लेस वाटर अब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि पानी कम सोखते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी सूख जाते हैं। पांचवी जो प्रॉपर्टी उनमें हमने देखी क्रीज रेसिस्टेंट, यानी कि उनमें आयरन एक बार कर देते हैं ढंग से तो कपड़ा अपना शेप पकड़ लेता है और उसी शेप को हमेशा पकड़े रहता है। क्रीज जो लगता है आयरन करने से, ये क्रीज वो जल्दी इन आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़ों में टूटता नहीं है, खराब नहीं होता है। कई यानी कि रोज रोज बार बार आपको पहनने के लिए उनको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप यूं ही उसको धो करके सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए और झाड़ करके आप पहन लीजिए, वो बिल्कुल अपने शेप में ही आएंगे। जबकि यही प्रॉपर्टीज आपको नेचुरल फाइबर्स में नहीं है। नेचुरल फाइबर्स रफ हैं, स्मूथ नहीं होते हैं, रफ होते हैं, क्रीज रेसिस्टेंट नहीं होते हैं। जब जब आपको पहनना है तब तक उनको प्रेस करना पड़ेगा, आयरनिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो शेप में नहीं रहेंगे, डिशेप्ड रहेंगे, फिर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं आएगी, आप हैंडसम और ब्यूटीफुल दिखाई नहीं देंगे। तो आपको उन्हें बार बार आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है। उनमें वाटर ऑब्जर्वेंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जब उनको धोते हैं, साफ करते हैं, तो वो ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा पानी सोखते हैं, तो जाहिर सी बात उनको सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। और वो बहुत जल्दी इंसेक्ट प्रॉन भी होते हैं, यानी कि कीड़े भी उनमें लग जाते हैं। किनमें? नेचुरल फाइबर्स में। लेकिन हेल्थ के लिए बेटर देन द बेस्ट होते हैं नेचुरल फाइबर्स, और हेल्थ के लिए वर्स होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए आर्टिफिशियल फाइबर्स वर्स्ट होते हैं और नेचुरल जो फाइबर्स हैं वो बेटर देन द बेस्ट होते हैं। अब हमको चाहिए कि ये दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाए, गुड प्रॉपर्टीज आ जाए और दोनों की बैड प्रॉपर्टीज खत्म हो जाए। बैड प्रॉपर्टी जहाँ सिंथेटिक फाइबर्स की है कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बॉडी के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, हमारी स्किन के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो उनको रिड्यूस करना है ताकि हेल्थ के लिए वो ठीक हो जाए। तो जब उनके साथ नेचुरल फाइबर्स मिक्स होंगे तो नेचुरल फाइबर्स तो हेल्थ के लिए बेटर होते हैं ना, तो यानी कि हेल्थ के बेटरमेंट के लिए वो आ गया। देन है नेचुरल फाइबर्स की जो कमियां थी, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, क्रीज रेसिस्टेंट नहीं होते, जल्दी क्रीज टूट जाता है वगैरह वगैरह, ये सारी कमियां दूर कर देंगे सिंथेटिक फाइबर्स। यानी कि जब दोनों अब मिक्स हो गए तो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स दोनों के बेनिफिट्स हमको मिलने लगे और दोनों के जो डिसएडवांटेजेस थे वो बहुत हद तक कम हो गए, है ना। एडवांटेजेस दोनों के मिल गए और डिसएडवांटेजेस दोनों के कम हो गए। इसीलिए आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं उस युग में अब इसी तरह के फाइबर्स और इसी तरह के फाइबर से बने हुए थ्रेड और उसी तरह के थ्रेड से बने हुए क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा है और हम और आप ज़्यादातर
इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, इसी तरह के कपड़े खरीद कर हम सिलवाते हैं। अब रही बात इस तरह के कपड़ों के लिए नाम, तो जैसे पॉलिएस्टर है, जैसे पॉलिएस्टर है ना। अब जब पॉलिएस्टर को ब्लेंड कर दिया गया कॉटन के साथ, तो ये बन जाता है पॉलीकॉट। उसी तरह से जब टेरिलीन को ब्लेंड कर दिया जाता है, ब्लेंड कर दिया जाता है, यानी कि मिक्स कर दिया जाता है कॉटन के साथ, तो ये हो जाता है टेरिकॉट या टेरिकॉटन। ये ब्लेंडिंग होती है। कई जगह हम नेचुरल फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स को भी ब्लेंड करते हैं। जैसे कॉटन एक नेचुरल फाइबर है और वुल भी एक नेचुरल फाइबर है, इन दोनों की ब्लेंडिंग कर देते हैं तो मिलता है कॉट्स वुल। और सर्दियों में कॉट्स वुल के कपड़े का प्रचार देखते होंगे, जो गरम बनियान और जो पजामी आती है, जिसको कि गरम पजामी को लोग ट्राउज़र और ऊपर वाले को गरम बनियान या क्या कहते उसको हाईनेक वगैरह कई नाम से देहात में लोग पुकारते हैं। तो उसमें आपने टीवी पे ऐड देखा होगा कि कॉट्स वुल, कपड़ों पर लिखा कॉट्स वुल, यानी कि कॉटन प्लस वुल, वो दोनों आपस में ब्लेंड किए गए हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टी उसमें हमको मिलती है, कॉटन की भी और वुल की भी, दोनों के बेनिफिट्स हमको मिलते हैं उसको पहनते वक्त। तो ये है ब्लेंडिंग, और आजकल इसी का युग है। यानी कि इस तरह का जो ब्लेंडेड कपड़े आ रहे हैं आर्टिफिशियल फाइबर एंड नेचुरल फाइबर्स के एक साथ, तो वो हमारे लिए ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ड्यूरेबिलिटी हमको मिली कहाँ से? सिंथेटिक फाइबर से। और कंफर्टेबिलिटी कहाँ से मिली? नेचुरल फाइबर से। इसलिए ड्यूरेबल और कंफर्टेबल हो गया। द टाइप ऑफ क्लोथ्स worn by us is influenced by climate, culture, occupation, daily needs। जो हम कपड़े पहनते हैं वो किस तरह का हम कपड़े पहनते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसा है। गर्मी के मौसम में हम लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, विंटर सीजन में, जाड़े की ऋतु में हम लोग एक अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। यानी कि किस तरह के वेदर कंडीशन में या किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में हम रह रहे हैं, उस तरह का वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन या सीजन्स के अनुसार हमारे कपड़े होते हैं। फिर है कल्चर के हिसाब से हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर और सिविलाइजेशन क्या है, उसके अनुसार भी हमारे कपड़े होते हैं। नॉर्थ इंडियन लोगों के कपड़ों की लुक अलग है, साउथ इंडियन लोगों की जो लुक है वो अलग है। पंजाब के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, गुजरात के लोग अलग पहनते हैं, महाराष्ट्र के अलग पहनते हैं, राजस्थान के अलग पहनते हैं, जम्मू और कश्मीर में आप चले जाओ वहाँ के लोगों के कपड़े अलग हैं। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, उन वहाँ के लोगों की क्लोथिंग्स अलग हैं। हर स्टेट की जो, उसी तरह तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ के लोगों की क्लोथिंग अलग है। यानी कि कहाँ के लोगों का किस तरह का सिविलाइजेशन है, किस तरह का कल्चर है, उसके अनुसार वहाँ के लोगों की क्लोथिंग है। हालांकि अब हमको जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, उस युग में ट्रेडिशनल लोगों को छोड़ दें, जो यंग्स हैं, आजकल के जो यूथ हैं, उनमें क्लोथिंग को लेकर के देश के किसी भी पार्ट में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता है। सब अब इंटरनेशनल क्लोथिंग में आ चुके हैं। शर्ट, पैंट, कोट, टाई, बेल्ट, है ना, चश्मा, हैट, अब तो जेंटलमैन बन गए। तो ये इंटरनेशनल जो क्लोथिंग सिस्टम आ गया है उसमें ज़्यादातर लोग एडअप हो गए। लेकिन फिर भी आप जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के सिविलाइजेशन के हिसाब से आपको अलग ड्रेसिंग मटेरियल, ड्रेसेस, यूनिफॉर्म्स मिलेंगे, पहने हुए कपड़े लोग मिलेंगे। देने कपड़े इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमारा ऑक्यूपेशन कैसा है, हमारा पेशा कैसा है। जो एडवोकेट्स होते हैं, वकील होते हैं, उनकी क्लोथिंग अलग होती है, जजेस की क्लोथिंग अलग होती है, डॉक्टर्स की क्लोथिंग अलग होती है,
ट्रेन में जो टीटी आते हैं, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, जो टिकट चेक करने के लिए, उनकी क्लोथिंग अलग होती है। पुलिस वालों की क्लोथिंग अलग है, आर्मी वालों की अलग है, एयरफोर्स वालों की अलग है, नेवी वालों की अलग है। कहने का अर्थ है कि कौन किस तरह का ऑक्यूपेशन में है, उसी के अनुसार उनकी क्लोथिंग होती है। नेताजी की क्लोथिंग आपको अलग दिखती होगी, कुर्ता पजामा और ऊपर से गांधी टोपी। बेशक उनकी नीति गांधीवादी हो या नहीं हो, पर दिखावे में तो बिल्कुल गांधीधारी ही दिखते हैं ना। तो कहने का अर्थ है कि कैसा वो ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन के अनुसार भी लोगों की क्लोथिंग होती है। देन डेली नीड्स, हमारी रोज की जरूरतें क्या हैं, उस डेली नीड्स के हिसाब से, रोज की जरूरत के हिसाब से भी हमारी क्लोथिंग होती है। फॉलोइंग आर रीजंस फॉर वेयरिंग क्लोथ्स। अब यहां पर कुछ कारण दिए जा रहे हैं जिन कारणों की वजह से हम कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड्स, हीट एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस। कपड़े जो होते हैं हमको विंड्स, यानी कि जो ब्लोइंग एयर है, बहने वाली जो हवा है, उसको हम विंड कहते हैं। यानी कि जो विंड्स हैं, कभी हॉट विंड्स, कभी कोल्ड विंड्स, है ना। तो उन विंड्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं। हीट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा तेज धूप है, आप जब बाहर निकले, नंगे बदन निकलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लगता है जैसे कि आपका स्किन जल रहा है, स्किन बर्न हो रहा है। लेकिन वही जब आप कपड़े पहन करके निकलते हैं तो आपको वैसा एहसास नहीं होता है। यानी कि ये कपड़े हमको उस तेज गर्मी से, जो स्किन बर्न है या जो अदर हार्म्स हमको होने वाले हैं, उससे प्रोटेक्शन मिलता है। इसी तरह अदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि कोल्ड है, ठंड है, आप नंगे बदन ठंड में निकलते हैं, आप ठिठुरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास है। वही जब आप कपड़े पहन लेते हैं तो आपको ठंड का एहसास कम होता है, और अगर आपने गर्म कपड़े पहन रखे हैं तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। बरसात के मौसम में बाहर निकलते हैं, आप भीग जाते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, सर्दी खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, या और भी कोई बीमारी, इलनेस आपको हो सकती है। वही जब आप रेनकोट पहन कर निकलते हैं, कितनी भी तेज बारिश हो, आपका शरीर जो है बारिश के पानी से गीला नहीं होता। तो कहने का अर्थ है कि हम कपड़े पहनते हैं अपने आप को विंड से, हीट से, कोल्ड से, या अदर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइनर इंजुरीज, जो छोटी छोटी इंजुरीज होती है उससे हमारे कपड़े हमको बचाते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कपड़े नहीं हैं और यहाँ पर रास्ता तंग है, हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता, और यहाँ पर हमारा शरीर किसी चीज़ से रगड़ खा जाता है। जब ऐसे हमारा शरीर किसी चीज़ से रगड़ खा जाता है तो यहाँ पर खरोच आ जाती है ना, नहीं कहते छिला गया, खरोच आ जाती है, वो माइनर इंजरी हो गई, उससे हमको दर्द होता है, जलन होती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है, कोई ज़्यादा शार्प चीज़ हो तो कट भी सकता है, कोई कांटा फांटा कुछ हो तो वो चुभ भी सकता है, उससे भी हमको इंजरीज हो सकती है। लेकिन वही ये कपड़े हैं, अब यहाँ से निकले तो इस रगड़ को हमारे कपड़े ने झेल लिया। वैसे कपड़ा रगड़ा जाएगा, कपड़ा फट जाएगा, बट हमारे स्किन को, हमारे बॉडी को वो प्रोटेक्ट करता है बहुत हद तक। तो जो माइनर इंजरीज होती हैं, उन माइनर इंजरीज को, यानी कि छोटे बड़े जो इंजरीज होती है, उससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है अगर हम कपड़े पहनते हैं तब। क्लोथ्स हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी एट अ सुटेबल टेम्परेचर। ये जो कपड़े हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर सुटेबल मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। हमको जितना बियरेबल टेम्परेचर हो सकता होता है, बियरेबल टेम्परेचर मेंटेन करने में हमारे कपड़े हमारी मदद करते हैं। इस क्रम में ये जो हमारे कपड़े हैं वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं कई तरह के पॉल्यूटेंट्स से। जब हम बाहर निकलते हैं तो ओपन एटमॉस्फेयर में कई तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, स्टोन पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, सीमेंट पार्टिकल्स हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं, अदर एसपीएम है, हार्वेस्टिंग डस्ट है, थ्रेशिंग डस्ट हैं। ये कई तरह के डस्ट हैं जो उड़ रहे हैं, वो हमारे बॉडी पे पड़ते हैं, स्किन पे पड़ते हैं, वो हमको डैमेज कर सकते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान हमको पहुंचा सकते हैं। वही सब हम कपड़े पहने रहते हैं
तो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल, सारे के सारे पोल्यूटेंट्स कहाँ रह जाते हैं? हमारे बॉडी के ऊपरी सरफेस पे रह जाते हैं, आउटर सरफेस पे रह जाते हैं, डायरेक्ट बॉडी के टच में नहीं आते हैं। तो उनसे हमको होने वाले नुकसान से सेफ्टी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। फिर कई तरह के माइक्रोब से हमारा बॉडी बचता है। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, कई तरह के वायरसेस है। जब हम बाहर रहते हैं, कई तरह की इन चीज़ों के सरफेसेस के टच में आते हैं, चीज़ों के टच में आते हैं, ऐसे कंटामिनेटेड एयर के टच में आते हैं, वो हमारे डायरेक्ट स्किन पर आकर हमको हार्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम कपड़े नीचे से ऊपर तक कंप्लीट जब कपड़े पहने हैं, तो ये सारे हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारे क्लोथ्स के ऊपर रह जाते हैं, हमारे बॉडी के सरफेस पर नहीं पहुंच पाते। और बाद में जब हम कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े धोते हैं, उनके साथ वो भी चले जाते हैं और हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड रह जाता है। तो उनसे भी हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड होता है। कई तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, उनसे भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। मक्खी है, मच्छर है, इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, उनसे भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। अब हमारा बॉडी नंगा है, उसी के ऊपर मक्खियां बैठेंगी, अगर वही मक्खियां लैट्रिन पर बैठती हैं और भी कई तरह के गंदगी के ऊपर बैठती हैं, और वहां से वो पता नहीं अपने साथ कितने सारे माइक्रोब्स लेकर आए हैं कि क्या लेकर के आई हैं, और वो हमारे बॉडी पे बैठ गए, उससे हमको नुकसान हो सकता है। कपड़े हैं तो ठीक है, बैठी तो कपड़े पे बैठी, डायरेक्ट हमारे बॉडी के टच में उसके द्वारा लाई गई गंदगी नहीं आई। मॉस्किटो है, ये बेयर हैंड है, यहाँ बैठेगा तो वो हमको बाइट करेगा, मच्छर हमको यहाँ पर काटेंगे, और मच्छरों के काटने से आपको तो पता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर वही मच्छर यहाँ कपड़े पर बैठ गए तो वो हमको बाइट नहीं कर सकते, मच्छर हमको नहीं काट सकते। ये बात अलग है कि अगर हमारे कपड़े बेहद हमने पतले पहने हैं, जालीदार पहने हैं, इस तरह के कपड़े पहने हैं कि नाम के पहने, काम के नहीं पहने हैं, तब तो उनके डंक हमारे तक पहुंच बनाकर हमको बाइट कर ही सकते, काट सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के मोटे कपड़े, ढंग के कपड़े पहने हैं, तो वो इंसेक्ट्स हमको नहीं काट सकते। तो ऐसे कई तरह के इंसेक्ट से भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है इन कपड़ों की वजह से। इसीलिए हमेशा हमको चाहिए कि अगर हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना है विंड से, हीट से, अदर क्लाइमेटिक कंडीशन से, वेदर कंडीशन से, सीजनल कंडीशन से और माइनर इंजुरीज से, कई तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे, माइक्रोब से, इंसेक्ट से, है ना, और भी कई तरह की चीज़ों से अगर प्रोटेक्ट करनी है, या फिर बुरे लोगों की बुरी नज़र से भी अगर प्रोटेक्शन करनी है, तब हमको नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से कवर्ड ही रहना चाहिए, चाहे हम मेल हों या फीमेल हों, है ना, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, है ना, कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, हर किसी को नीचे से ऊपर तक कंप्लीट कपड़े पहनने चाहिए जो हर तरह से हमको प्रोटेक्शन देते हैं। सिर्फ फैशन के नाम पर अगर हम आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं तो इन कपड़ों की वजह से जितनी सारी प्रोटेक्शन हमको मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, वो भी हमको नहीं मिलेगी, और सोशल प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बुरे लोगों की जो बुरी नज़र है, और फिर बुरी नज़र की वजह से वो हमारे ऊपर जो इल कमेंट्स, बुरे कमेंट्स कर सकते हैं, उनसे सेफ्टी या उल्टी सीधी हरकत कर सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स के साथ ऐसा कई बार होता है। तो उन सब से हमको प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। अगर हर तरह से प्रोटेक्शन चाहिए, मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगर चाहिए, तो हमको नीचे से ऊपर तक कवर अप रहना ही चाहिए। ऐसे ही कपड़े हमको पहनने चाहिए। यही बेसिक ज़रूरतें हैं कपड़े पहनने के। और आखिरी जो कारण है कपड़े पहनने के, जिसको कम आंका नहीं जा सकता, बेसिक तो नहीं है लेकिन वो जो कॉज है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो है कि कपड़े हमको स्मार्ट, ब्यूटीफुल और हैंडसम बनाते हैं। कपड़े हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं। कपड़े हमारी इमेज को एस्टेब्लिश करते हैं, हमारे हैंडसमनेस को, हमारी ब्यूटीनेस को एनहेंस करता है, हमारी पर्सनालिटी को एनहेंस करता है, उसको बढ़ा कर लेकर के आते हैं। हमारी
लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने एक अलग तरह की इमेज बनाते हैं। हम लोगों के ऑक्यूपेशन के बारे में, उनकी इमेज के बारे में, उनके पर्सनालिटी के बारे में उनके कपड़ों से तय करते हैं। इसीलिए आपने कई बार कहा सुना होगा, अगर इंसान की हैसियत देखनी है तो उसके जूते देखिए, उसके कपड़े देखिए। उसके जूते, उसके कपड़े, उसने जो क्या पहन रखे नीचे से ऊपर तक, उससे डिसाइड हो जाएगा उसकी हैसियत क्या है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, सोचने का नजरिया क्या है। ये सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है और समझ लिया जाता है सिर्फ इंसान के क्लोथिंग को, उसके कपड़े को देख करके। उसके यूनिफॉर्म को देख करके हम कह देते हैं अरे ये तो बीएसएफ का जवान है, ये ब्लैक कैट कमांडो है, ये एयरफोर्स पर्सनल है, ये नेवी पर्सनल है, ये बिहार पुलिस है, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये तो नेताजी हैं। उनके कपड़ों को देख करके हम ये सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं। यानी कि ये कपड़े हमारी पर्सनालिटी इंप्रूव करते हैं, हमको हैंडसम बनाते हैं, हमको ब्यूटीफुल बनाते हैं, हमको स्मार्ट बनाते हैं, हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करते हैं। हमारा जो सोशल एक स्टेटस होता है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक इमेज होती है, उसको स्थापित करते हैं और हमारे प्रति लोगों को अपना एटीट्यूड बनाने में, सोचने का नज़रिया बनाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए कपड़े पहनने से पहले कई बार सोचना है, अदरवाइज हो सकता है कि रियलिटी में आपकी पर्सनालिटी कुछ और हो, आपकी इमेज कुछ और हो, लेकिन आपके कपड़ों को देख करके लोग आपके बारे में कोई और एटीट्यूड बना लें। तो बी केयरफुल व्हाइल ड्रेसिंग योरसेल्फ। यहां पर ये चैप्टर द एंड होता है। चैप्टर में लिखी बातों के साथ साथ हमने बहुत सारे मोरल इंफॉर्मेशंस भी आपको दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे उन मोरल सजेशंस को आप ज़रूर फॉलो करें। आप हर जगह सेफ रहेंगे। थैंक यू।